दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि पिछले कुछ टाइम से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज आए दिन नए नए टेरर मॉड्यूल्स को बस्ट कर रही हैं। फिर चाहे वो मैथ्यू वैन डाइक वाला फॉरेन मॉड्यूल हो, दारुल इस्लाम गुजरात वाला जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर टेरर वाला अल फला जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल हो, या रेड फोर्ट ब्लास्ट वाला पूरा टेरर नेटवर्क। ऐसे ही न जाने कितने केसेस आए दिन हमारे सामने आने लगे हैं और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काफी स्विफ्टली इन सबको एक्सपोज भी कर रही हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि आखिर पिछले कुछ टाइम में ऐसा हुआ क्या है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की रफ्तार और कन्विक्शन रेट इतना बेहतर हो गया। कैसे परसेप्शन आज बदल रहा है कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक अनएजुकेटेड सेक्शन तक ही सीमित है, और वो क्या रिजल्ट्स हैं जिनसे पिछले एक दशक में सरकार की बैकिंग का प्रूफ हमें देखने को मिला है। आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करने वाले हैं। मैं हूं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, बरसों से हमें एक तस्वीर दिखाई गई है कि आतंकवादी वही होता है जो गरीब हो, अनपढ़ हो, जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। लेकिन असली खतरा तो वो होता है जो भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर घूमता है। और कुछ ऐसे ही मामलों की भरमार हमें पिछले कुछ टाइम में देखने को मिली है। याद कीजिए, यही हुआ था डॉक्टर मुजफ्फर अहमद के साथ। दिन में एक रेस्पेक्टेड पेडियाट्रिशियन और रात के अंधेरे में एक मास मर्डरर। पिछले साल 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ। 11 से ज्यादा लोगों की जान गई, दर्जनों घायल हो गए। ये कार चला रहा था डॉक्टर उमर उन नबी, पुलवामा का एक डॉक्टर जो फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। और अब इस साल जून के आखिर में एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डॉक्टर मुजफ्फर अहमद को इस पूरी साजिश का प्राइम आर्किटेक्ट बताया है। एनआईए का कहना है कि यही वो शख्स था जिसने टीएटीपी बेस्ड एक्सप्लोसिव बनाए, टेस्ट किए, स्टोर किए और बाकी मॉड्यूल को बॉम्ब मेकिंग की ट्रेनिंग भी दी। जब एनआईए और हरियाणा पुलिस ने अल फला यूनिवर्सिटी की जांच शुरू की तो जो सामने आया वो और भी डरावना था। करीब 52 डॉक्टर से पूछताछ हुई। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के एक कमरे में लगभग 3 टन एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद हुआ, जिसमें 368 किलो सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट ही था। साथ में असॉल्ट राइफल्स, टाइमर्स, वॉकी टॉकीज भी मिले। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और डॉक्टर शाहीन सईद जैसे फैकल्टी मेंबर्स गिरफ्तार हुए। एक हॉस्टल के कमरे में से 18 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ और इसे नाम दिया जाता है व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम। यानी अब स्टेथोस्कोप के पीछे भी बंदूक छुप सकती है। अब जल्दी से इसके और भी बाकी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। गुजरात, पिछले हफ्ते एटीएस ने दारुल इस्लाम गुजरात नाम के एक जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल पकड़ा। 8 लोग, सिर्फ 5 से 6 महीने पुराना मॉड्यूल था, लेकिन पाकिस्तान से डेड ड्रॉप पैसा, मसूद अजहर की किताबें और एक हाथ से बना जैश ए मोहम्मद का झंडा। और ये अकेला मामला नहीं है। गुजरात एटीएस खुद बता रही है कि 3.5 साल में 11वां केस है। राजस्थान जयपुर की बबीता धाकड़, अब खदीजा, जो ऑनलाइन इमोशनल जाल में फंस करके धर्म परिवर्तन तक पहुंच गई। न गरीब, न पढ़ी लिखी प्रोफेशनल, बल्कि एक तीसरा चेहरा जिसे स्क्रीन के पीछे बैठकर चुपचाप एल्गोरिथम से गढ़ा गया। और फिर आया वो केस जिसने एक ही रात में 3 शहरों को हिला दिया। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, एक साथ छापेमारी और अमेरिकन नेशनल मैथ्यू वैन डाइक, साथ में 6 यूक्रेनियन म्यांमार में ड्रोन ट्रेनिंग का आरोप। मतलब खतरा अब सिर्फ पड़ोसी से नहीं बल्कि समंदर पार से भी आ रहा है। और मणिपुर से जुड़े केसीपी के एक बड़े कमांडर हाओबिजम दिलीप सिंह को दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग के लिए आते वक्त धर दबोचा गया, जिसकी इनपुट्स पर हथियारों का एक ऐसा जखीरा मिला जो सालों में भी नहीं मिल पाता। मतलब लगभग एक ही साल में अलग अलग राज्यों से बिल्कुल अलग अलग तरह के खतरों से डील कर रही थी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, एंड दे डिड एन अमेजिंग जॉब। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके बीच कोई ठोस, मापी जा सकने वाली वजह भी है? चलिए आंकड़ों की जुबान में समझते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संसद में बताया कि अब तक 652 यूएपीए केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और एक बार भी अदालत ने यह नहीं कहा कि कानून गलत तरीके से लगाया गया। 512 केसेस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, 157 का फैसला आ चुका है और 150 में सजा हुई, यानी करीब 95% कन्विक्शन रेट, जो दुनिया की किसी भी काउंटर टेरर एजेंसी के मुकाबले बहुत ऊंचा आंकड़ा है। और ये रातों रात नहीं बना। 2009 में जब एनआईए बनी थी तब उसका सालाना बजट था सिर्फ 12 करोड़ रुपए। आज ये बढ़कर के करीब 420 करोड़ हो चुका है, यानी 3000% से भी ज्यादा की छलांग। सिर्फ पिछले 5 सालों में ही 13 नए ब्रांच ऑफिसेज खुले, देश भर में 51 स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए और स्टाफ की संख्या करीब 1/3 बढ़ गई। 2022 में तो एनआईए ने खुद कहा था कि उस साल 73 केस रजिस्टर हुए, पिछले साल से करीब 20% ज्यादा। और यह आंकड़ा तब का सबसे बड़ा आंकड़ा था। यानी ये एक अकेली घटना नहीं, एक सोची समझी दशक भर में बनाई गई व्यवस्था की तस्वीर है। और अब इसी कड़ी में सबसे बड़ा सबूत बजट का। 2004 से 5 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूरा बजट था मात्र 398 करोड़ रुपए। यूपीए के दशक में बड़ा धीरे धीरे बढ़ा और 2013-14 तक आते आते लगभग 1100 करोड़ हुआ। सरकार बदली और फिर अगले 10 साल में तेजी पकड़ते हुए 2024-25 में 4013 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इस साल के बजट में यह सीधा उछल करके पहुंच गया 6782 करोड़ रुपए, यानी पिछले रिवाइज्ड एस्टिमेट से करीब 63% की बढ़ोतरी। और असली कमाल तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, वो हिस्सा जो नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। पिछले साल ये सिर्फ 257 करोड़ रुपए था और इस बार हो गया 2549 करोड़, यानी पूरे 10 गुना।
मतलब साफ है कि ये पैसा तनख्वाह बांटने में नहीं गया, बल्कि एजेंसीज की आंख और कान तेज करने के लिए खर्च हो रहा है। और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की कहानी नहीं है। पूरा गृह मंत्रालय का बजट 2.25 लाख करोड़ के आसपास से बढ़कर के 2.25 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। सीआरपीएफ का बजट 38,500 करोड़ हो गया और डिफेंस बजट पहली बार 7.5 लाख करोड़ के पार गया, करीब 16% की छलांग के साथ। यानी ये पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था का एक साथ एक सुर में मजबूत होना है। द इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, अब जरा 10 साल पीछे चलते हैं, 2004 से 2014 का वो दौर जब देश के किसी ना किसी बड़े शहर में लगभग हर साल एक सीरियल ब्लास्ट होता था। 2005 में दिल्ली, 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके, 200 से ज्यादा जाने। 2008 में जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद और फिर वो रात जो शायद हम में से कोई भी नहीं भूल सकता, 26/11 जब मुंबई पर सीधा हमला हुआ। ताज होटल, सीएसटी स्टेशन, नरीमन हाउस, 175 जाने गई। और इसके बाद भी पुणे, दिल्ली हाईकोर्ट, फिर मुंबई। यानी हर साल एक नई चोट और नीति सिर्फ प्रतिक्रिया देने तक सीमित। आग लगने पर कुआं खोदने वाली नीति थी ये। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले एक दशक में कोई हमला हुआ ही नहीं, लेकिन फर्क साफ है कि अब वो सिलसिला नहीं है जो एक दशक पहले चलता रहा था। जहां हमले हुए भी वहां जवाब देने की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, जड़ तक पहुंचने की कोशिश पहले से कहीं गहरी थी। और सिर्फ शहरों की बात नहीं है, कश्मीर के आंकड़े भी यही कहानी दोहराते हैं। 2018 में आतंकियों द्वारा शुरू की गई घटनाएं 228 थी, जो 2023 तक घटकर के सिर्फ 44 रह गई। नागरिकों की मौतें 55 से घटकर के 13 पर आ गई। वहीं घुसपैठ जो 2019 में 141 थी, 223 में शून्य तक पहुंच गई। और सेना ने 2023 को जीरो इन्फिल्ट्रेशन ईयर। इसके बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस ने नए रूप जरूर लिए, लेकिन सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशंस लगातार तेज हुए और टेरर नेटवर्क्स, टेरर फंडिंग तथा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स पर लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रही। 2025-26 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लगभग समाप्ति की और बढ़ता कैंपेन बता दिया था और मार्च 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के पूर्ण उन्मूलन का टारगेट रखा गया था, जो पूरा होता हुआ दिखता है। तो दोस्तों, अब आप इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ करके देखते हैं तो आपको कई सारी चीजें दिखती हैं। एक बदलता हुआ चेहरा जो अब पढ़ा लिखा भी है और भरोसे का मुखौटा पहने हुए भी, एक बजट जो चुपचाप साल दर साल ताकत में बदल रहा है, और एक नतीजा जो कन्विक्शन रेट में, घटती हिंसा में, सिमटते हुए इलाकों में साफ नजर आ रहा है। ये कोई इत्तेफाक की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जो आग लगने पर कुआं खोदने से निकलकर आग लगने से पहले की चिंगारी पहचानने तक पहुंच गई है। एक ऐसी व्यवस्था जो हमले के बाद हरकत में नहीं आती, बल्कि उस मॉड्यूल तक पहुंच जाती है, चाहे वो किसी अस्पताल में बैठा डॉक्टर हो या किसी सूने घर में बैठी एक रेडिकलाइज्ड महिला। सुरक्षा कभी एक रात में नहीं बनती, ये उन हजारों गुमनाम अफसरों की मेहनत का नतीजा है जो कभी हमारे सामने आते ही नहीं, जिनका नाम कभी सुर्खियों में नहीं बनता। हम सिर्फ चार्जशीट की हेडलाइन पढ़ते हैं, लेकिन उनके पीछे की रातों की नींद वो कोई नहीं देखता। और इसके भी पीछे छुपी होती है एक सरकार की नीति, नीयत और दृढ़ इच्छा शक्ति, जो इस सबको अपने अंजाम तक पहुंचाने में पूरा सपोर्ट देती है। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।